नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीप्ति नायर और पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो सीरीज में इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में काफी महत्व रखती है। इस पूरे सेशन में हमने पिछले बार भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को डिस्कस किया था। आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बीच हुई थी जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा की मांग को अगर हम देखें या इसके अगर जड़ें ढूंढने की कोशिश करें तो हमें इतिहास में अगर काफी पीछे जाएंगे तो इसकी जड़ें 1857 से मिलना शुरू होती है। 1857 में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था या विद्रोह हुआ था, उसमें विद्रोही सिपाहियों ने पहली बार अपने लिए एक संविधान बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इनका विद्रोह दबा दिया गया था, लेकिन इनके संविधान के सपने को अंग्रेज सरकार दबा नहीं पाई थी। आगे जब महात्मा गांधी के अध्यक्षता में, लीडरशिप में स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन तीव्र हुए तो देखते ही देखते भारतीय संविधान की डिमांड भी तेज होने लगी। एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में गांधी जी ने स्वराज शब्द के डेफिनेशन को बताते हुए 1922 में, यहां से 1922 में इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की रचना करने का अधिकार भारतीयों को होना चाहिए। इसके बाद फिर अगर आप देखें तो इसके बाद जो आया था 1928 नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू या सीनियर नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाया था उसमें भी संविधान सभा की रचना को लेके काफी चर्चाएं की गई थी। यह हमें दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप देखो तो 1928 के बाद 1934 में 1934 में एक कम्युनिस्ट लीडर मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सामने रखी और इस बात को 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे ब्रिटिशों के सामने प्रस्तुत किया। आगे अगर हम देखते हैं तो अगस्त 1940 उस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1939 का और इन्होंने भारतीयों का कोऑपरेशन पाने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का कोऑपरेशन पाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हुए इस डिमांड को स्वीकार किया था। इसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल। ओके, इसके बाद अगर आप देखो 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव की जो बातें थी वो बेबुनियाद बातें थी, जो गांधी जी ने कहा था कि ये तो डूबते बैंक का चेक है। इसके बाद अगर आप देखोगे 1945 इस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, इन्होंने बातचीत करने के लिए भारतीय नेताओं को बुलाया था। इन भारतीय नेताओं में शामिल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते थे। वेवेल ने इस मीटिंग के लिए नेताओं को शिमला में बुलाया था, जिसकी वजह से इसे शिमला समझौता भी कहा जाता है। अब हुआ ये कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने इस बात पे आक्षेप जताया कि मुस्लिम लीग एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव है भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए। इसके अलावा कोई भी भारतीय मुसलमानों के हितों की बात नहीं करेगा। अगर आप सब यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार इस बात पे अग्री करेगी तो ही हम आगे बातचीत करेंगे। अब मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी बात पे अग्री होने के लिए तैयार ही नहीं थे और इसकी वजह से हुआ ये कि ये जो वेवेल प्लान था या शिमला समझौता था, ये फेल हो गया।
इसके बाद जब 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो जो नई गवर्नमेंट वहां पे चुनी गई थी वो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी। इस लेबर पार्टी की गवर्नमेंट ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने के दिशा में या स्वराज्य देने की दिशा में कदम उठाने शुरू किया। ठीक है, अब यहां इस उद्देश्य से कि भारत के अधिकारों का डेलीगेशन हो, 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। भारत में कैबिनेट मिशन आने का जो उद्देश्य था वो इस उद्देश्य के साथ आए थे कि भारत को स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ अधिकारों का हस्तांतरण किया जाए। और इस तरीके से भारत में आया कौन? 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। भारत के संविधान सभा की रचना में इस मिशन का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत हुई जो घटनाएं थी उसे अब समझने की हम कोशिश करते हैं। सो यहां कैबिनेट मिशन भारत में 1946 को आया। इनका उद्देश्य ये था कि भारत को स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ अधिकारों का हस्तांतरण करना है। इसमें 3 मेंबर थे और ये 3 मेंबर कौन कौन थे देखिए। इनके जो सदस्य थे, ये 3 सदस्य थे। इसमें थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और इनके अलावा A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, यहां लिखने की जरूरत है। देखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। हालांकि जो सर वेवेल थे, है ना, लॉर्ड वेवेल, वो इस मिशन का पार्ट नहीं थे, लेकिन इनके द्वारा होने वाली सारी बैठकों में वो भी शामिल हुए थे। ठीक है, अब इस मिशन ने आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को चर्चा के लिए बुलाया। इनका मानना यह था कि सर्वदलीय बैठक अगर होगी तभी हम चर्चा को आगे ले जा पाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो लोग गए थे वो कौन कौन थे। यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस वक्त के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद, ये अध्यक्ष के रूप में थे। इनके साथ जो गए थे वो थे पंडित नेहरू, इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद नवाब खान अब्दुल गफार खान, ये भी यहां गए थे। सो खान ये 4 लोग आईएनसी की तरफ से गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गए थे। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उसमें कौन कौन था। पहले तो थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इनके साथ थे लियाकत अली खान, इसके साथ थे सरदार निश्तर, और फिर थे नवाब इस्माइल खान। अब इनके अलावा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा सिख, ईसाइयों, दलितों के नुमाइंदे भी यहां पे शामिल हुए थे। रजवाड़ों की तरफ से जो गए थे वो थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला, जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंस के चांसलर हुआ करते थे। जिन्ना साहब को
एक बात नागवार गुजर रही थी, वो ये थी कि जिसे वो महज हिंदुओं की पार्टी समझ रहे थे, ऐसे नेशनल कांग्रेस में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आधे से ज्यादा सदस्य मुसलमान थे और उनकी रहनुमाई भी एक मुस्लिम सदस्य कर रहा था, मौलाना आजाद। उन्होंने इस बैठक में आते ही इस बात पे नाराजगी जताई। इस बात पे मौलाना आजाद ने जिन्ना जी से बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बैठक में हम पूरे हिंदुस्तान के आजादी के बारे में फैसला करने आए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो आपसी समस्याएं हैं इनको हम भारत के आजाद भारत के संविधान सभा में निपटा लेंगे या डिस्कस कर लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी के राज्य जो कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, इसके अलावा बंगाल और आसाम, इनको अलग अलग कर दिया जाए जहां हम अपनी खुद की संविधान सभा बनाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी का देश है और यहाँ मुस्लिमों के हितों का संवर्धन नहीं किया जा सकता। जब बातचीत आगे बढ़ रही थी और ये विवाद और आगे बढ़ रहा था, तब पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना को समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर वो नहीं माने। तब पटेल और नेहरू उस सभा से उठकर चले गए। मौलाना आजाद और बाकी के कांग्रेस के सदस्य अंत तक भारत के अखंडता की बात करते रहे, लेकिन जिन्ना फिर भी नहीं माने और फाइनली फिर हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक विवाद उत्पन्न हो गया। जिन्ना ने किसी भी प्रकार के कोई भी से एडजस्टमेंट या किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक होने की बात नहीं मानी और फाइनली भारत के लिए दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात उन्होंने की या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात वो करते रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जब जिन्ना की बात का विरोध किया तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें ब्रिटिशों की ईमानदारी पे पूरा भरोसा है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग संविधान सभा की हम मांग करते हैं, क्योंकि कांग्रेस द्वारा बनाई गई जो संविधान सभा होगी वो मुसलमानों का हित कभी पूरा नहीं कर सकेगी। It will be dominated by Hindus and they will not able to give us the facilities. नेहरू ने कहा कि सांप्रदायिक समस्याओं को बाद में सुलझाया जा सकता है, फिलहाल भारत की आजादी को प्राधान्य देना होगा। अब इस बात पर जिन्ना ने कहा था कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे या सहमत नहीं होंगे तो हम दो भारत का निर्माण करेंगे, एक हिंदुओं के लिए भारत होगा और दूसरा मुसलमानों के लिए। इस बात पे पटेल काफी नाराज हुए थे। अब बात ये थी कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो मीटिंग थी वो किसी भी प्रकार के नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही थी और इसकी वजह से हुआ ये कि मई 1946 में जो मीटिंग हुई थी वो असफल हो गई। अब कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो यहां से खाली हाथ लौट के नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए इन्होंने जून 1946 में अपना एक प्लान दे दिया। हालांकि अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि अब धीरे धीरे उनकी पकड़ भारत के ऊपर कमजोर पड़ रही है, उनकी घटती ताकत से अंग्रेज जानकार थे या उनको पता था कि अब हम कमजोर हो रहे हैं और कभी ना कभी भारत को स्वतंत्रता देनी ही होगी। लेकिन अगर इस तरीके का एक ढीला ढाला व्यवस्था हम यहाँ छोड़ के जाए जिसकी ओरिजिनल पकड़ हमारे हाथ में होगी तो बहुत अच्छा होगा, ये अंग्रेज की मंशा थी। फाइनली जून 1946 में एक नया मसौदा तैयार किया गया जिसमें यह कहा गया कि दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, एक मुस्लिम बहुल इलाके के लिए होगा और दूसरा हिंदुओं के लिए। अब इसमें जो स्टेट्स थे इनको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा गया। ये जो ग्रुप ए बी सी बांटे गए थे ये कौन से थे इसे हम समझते हैं। ग्रुप ए के जो राज्य थे वो थे बंगाल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एक्सेट्रा। इसके अलावा ग्रुप बी के जो राज्य थे वो थे
आसाम और जो ईस्ट बंगाल का प्रदेश था इसे बी ग्रुप में रखा गया था और प्रोविंसेस को रखा गया था सी ग्रुप में। इस तरीके से इन्होंने कहा था कि दिल्ली की जो केंद्रीय सरकार होगी उसके हाथ में डिफेंस से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, सैनिक मामलों में से और विदेशी मामलों से रिलेटेड सारे जो अधिकार होंगे वो एकत्रित होंगे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर और वीक स्टेट्स, ये बात कैबिनेट मिशन ने सामने रखी। कांग्रेस ने जो दूसरा प्लान था उसको मानने से इनकार कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली दो संविधान सभाओं की मांग पे हम कभी भी राजी नहीं होना चाहते थे। और दूसरा ये था कि भारत के विभाजन की बात हो रही थी, राज्यों का विभाजन हो रहा था और इस तरीके के वर्गीकरण के लिए कांग्रेस कतई तैयार नहीं थी। अब यहां जब कांग्रेस ने इस तरीके के प्रपोजल को नहीं माना तब कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने ये बात मान ली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम शामिल होंगे और इस तरीके से वाइसरॉय ने 14 लोगों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुलाया, न्योता दिया। इन 14 लोगों में से जो थे सिस्टम ये तय किया गया था कि ये जो 14 मेंबर है इसमें से 5 कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे और सिख, ईसाई, पारसी और दलित इनके लिए एक एक मेंबर का गठन किया जाएगा। फाइनली अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बने नेहरू और होम मिनिस्टर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन्ना इस बात से काफी नाराज हो गए कि आपने हमें बिना पूछे अंतरिम सरकार बना दी और उसमें भी कांग्रेस की तरफ से जो 5 लोग थे उसमें जो कांग्रेस ने जिन्हें नॉमिनेट किया था वो एक मुस्लिम सदस्य थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग काफी नाराज हुए थे। अब यहां इस नाराजगी के चलते जिन्ना ने इंडियन मुस्लिम्स को अपील की कि वो सेपरेट पाकिस्तान की मांग को तय करें और इस मांग के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन छेड़ने के लिए वो तैयार थे। इस तरीके से इन्होंने डिक्लेयर किया कि 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की तरह मनाया जाएगा। अब यहां प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का क्या मतलब था इसे समझे। इसका मतलब था कि कैबिनेट मिशन द्वारा दी गई जो मीटिंग थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी और जिन्ना ने कहा था कि जो आप लोगों को सही लगे उस माध्यम से अब आपको पाकिस्तान की डिमांड को तीव्र करना है। जो वाइसरॉय वेवेल थे वो समझ गए थे कि बहुत बड़ी हिंसा होने वाली है। उन्होंने सारे गवर्नर्स की मीटिंग बुलाकर पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए कहा, लेकिन बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने वेवेल से कहा कि बंगाल के मुस्लिम लीगी प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी इन्होंने 16 अगस्त 1946 को सारे पुलिस वालों को छुट्टी दे दी है। बात साफ थी। 16 अगस्त 1946 का दिन आया। देखते ही देखते पूरे रास्तों में हिंसा फैल गई। कहा जाता है कि अकेले कलकत्ता में एक दिन में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बॉम्बे भी इसके चपेट में आ गया। बिहार, बंगाल, ये सभी देखते ही देखते खून की नदियां बहा रहे थे। पूर्वी बंगाल में नौखाली में बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली और इससे काफी दुखे हुए गांधी जी सब छोड़ छाड़ कर नौखाली की ओर चल पड़े। वेवेल को समझ नहीं आ रहा था कि बातों को कैसे कंट्रोल किया जाए और फाइनली उन्होंने नेहरू से कहा कि जिन्ना से बातचीत करने की कोशिश करें। जिन्ना और वेवेल जिन्ना और नेहरू एक दूसरे से मिले और नेहरू जी ने जिन्ना को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहरू के समझाने का कोई असर जिन्ना पर नहीं हुआ। जिन्ना हमेशा से नेगेटिव ही बने रहे। फाइनली इसी बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए। जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से इन इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। जिन्ना जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में काफी नेगेटिव थे,
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद, इस बात को नोट कर लीजिए कि बनने के बाद लियाकत अली खान को वित्त मंत्री के रूप में इसमें शामिल किया था। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए और फाइनली कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसी के अंतर्गत इसका इलेक्शन हुआ। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन लौट गया, फेल हुआ था और फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना हमने कर ली थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैबिनेट मिशन के योजना के मुताबिक टोटल 396 मेंबर्स को चुना जाना था। जो प्रपोजल था उसके अकॉर्डिंग 389 मेंबर्स होने थे, यानी कि 389 सदस्य होने थे। इनके लिए जो चुनाव लिए गए थे या इनके लिए जो चयन किया गया था वो दो तरीके से किया गया था। एक, प्रातिनिधिक एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के आधार पर यह चुनाव हुआ था, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके आधार पर यह हुआ था। और दूसरा, प्रांतों की तरफ से प्रतिनिधियों को नामांकन करने की व्यवस्था की गई थी, यानी अगर हम देखें तो इनके चुनाव जो होने थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर और नामांकन के आधार पर, इस तरीके से दोनों तरीके से किए गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा में जो 389 सदस्य होने थे, इसमें से जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया के सदस्य होंगे 296 और प्रोविंसेस के सदस्य होंगे 93। सीटों के आवंटन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाना था। मोटे तौर पे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाना था और इस तरीके से इनके इलेक्शन हुए। जब इलेक्शन हुए तो आपको दिखाई दिया कि इनके जो चुन के आए हुए प्रतिनिधि थे वो कुछ इस तरीके से थे। 208 सीटें मिली कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें। जो इंडिपेंडेंट या छोटे पक्ष थे इनको कुल 15 सीटें मिली थी। अब इन 15 सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया था इसे भी समझ लीजिए। ये 15 इनको किस तरीके से किया गया था। यूनियनिस्ट को मिली थी 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम को मिली थी 1 सीट, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को मिली थी 1 सीट, कृषक प्रजा 1 सीट, शेड्यूल कास्ट प्रजा 1 सीट, सिख जो नॉन कांग्रेस थे इनको 1 सीट मिली थी, कम्युनिस्ट 1 सीट और जो अपक्ष उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 8 सीटें। जो प्रोविंसेस थे, प्रांत, इन्होंने असेंबली में पार्टिसिपेट ना करने का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से ये जो सीटें थी ये पूरी तरीके से खाली रह गई थी, वैकेट। संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय क्रिश्चियन, SC ST, इनके अलावा महिलाएं भी थी। टोटल मेंबर्स में से महिलाएं केवल 15 थी, 15 महिलाएं, जो कि कुल सदस्यता का अगर उनका प्रतिनिधित्व देखा जाए तो 4% से भी कम था। इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और इनकी जो पहली मीटिंग हुई वो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान की अलग डिमांड ये करने लगे, जिसकी वजह से हुआ ये कि इस फर्स्ट मीटिंग में 211 सदस्य मौजूद थे। फ्रांस के तर्ज पर सभा में मौजूद सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सदन के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सदन के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946।
यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इसके साथ साथ जो उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो दो लोग थे। एक थे, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा उपाध्यक्ष जो बने वो थे H.C. मुखर्जी, यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और इनके साथ साथ बने थे V.T. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के एडवाइजर के रूप में काम कर रहे थे डॉक्टर B.N. राव। इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले हिंदी में और बाद में इंग्लिश में भाषण किया और सबका मन छू लिया। संविधान सभा की जो बैठक थी वो आगे चलते चलते आप देखोगे कि किस तरीके से 13 दिसंबर 1946 तक आ पहुंची। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें एक एक करके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसमें एक एक करके इन्होंने कुल 8 विषयों को सामने रखा, जिसमें संप्रभुता, प्रजासत्ताक गणराज्य, समानता, न्याय, बंधुता जैसी बातें थी, जो आगे चल के 22 जनवरी 1947 को भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे उन्होंने भी संविधान में शामिल होना शुरू किया। मसलन 26 अप्रैल 1947 तक केवल 6 प्रांतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे संविधान सभा में। इसके बाद अगर आप आगे देखो 14 दिसंबर 1946 को जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग तीव्र कर दी और इसके बाद आया 3 जून 1947 ने डिवीजन फाइनल कर लिया। इसे माउंटबेटन प्लान या डिकीबर्ड प्लान भी कहा जाता है। इसने भारत का विभाजन फाइनल कर दिया और फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया 1948 का, उसने 3 बातों को प्रमुख रूप से बदल दिया। वो 3 बदलाव क्या क्या थे? एक तो ये था कि भारतीय संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु होने का दर्जा यहां से मिला। दूसरा ये हुआ कि भारतीय संविधान सभा जो थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में अब कार्य करने लगी। इसके साथ ही संविधान सभा अब आम कानून भी बना सकती थी। पाकिस्तान वाले प्रदेश के मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो संविधान सभा से बाहर हो गए और संविधान सभा की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई, 299 रह गई। इस तरीके से संविधान सभा में अगर आप आगे देखें तो ये कारवा आगे चलता रहा और इसमें निर्माण कार्य के लिए कुल 21 समितियों का गठन किया गया था। अब ये जो 21 समितियां थी इनमें से 8 जो थी वो कार्यकारी समितियां थी, यानी प्रक्रिया से संबंधित थी, ठीक है, प्रोसीजरल कमिटी, और बाकी की 13 जो थी वो द्वियम समितियां थी या सब्सटेंटिव समितियां थी। इन सब में जो महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी को काम दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। इनके कुल सदस्य थे 7। ये 7 कौन कौन थे? देखिए, पहले तो थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर,
इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये इनके दूसरे सदस्य थे। जो तीसरे थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवे डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे एन माधव राव। अब एन माधव राव ने बी एन मित्र की जगह ली थी। बी एन मित्र की खराब स्वास्थ्य के चलते इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और इस्तीफा देने की वजह से जो माधव राव थे इन्हें इनकी जगह पर नियुक्त किया था। सातवें जो थे वो थे टी टी कृष्णामाचारी। टी टी कृष्णामाचारी साहब डी पी खेतान की मृत्यु की वजह से उनके स्थान पर नियुक्त किए गए थे। इस तरीके से ये 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप जो है वो फरवरी 1948 में पब्लिश किया पहली बार, और इसे चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए दे दिया। इस पर कुल 8 महीने की चर्चा हुई, 8 महीने। दूसरा प्रारूप जो है यानी सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो अक्टूबर 1948 को सामने रखा गया। इसमें 6 महीने के बाद यानी सेकेंड ड्राफ्ट के 6 महीने के बाद फाइनल ड्राफ्ट बना लिया गया, जिसमें चित्रकारी अगर हम देखें तो शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई संस्था थी, उस शांति निकेतन के श्री नंदलाल बोस की अध्यक्षता में काफी चित्रकार काम कर रहे थे। इन्होंने रामायण, महाभारत, लोक कथा आदि चित्रों से भारत के संविधान को संवारा। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य क्या क्या थे उसे भी देखिए। इसे देखते हैं। मई 1947 यानी कि मई 1947 को जो सबसे पहला काम किया गया वो ये था कि भारत को कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप को मान्यता संविधान सभा ने दे दी। इसके अलावा जो दूसरा था वो ये था 22 जुलाई 1947 भारतीय ध्वज को मान्यता दे दी। इसके बाद 24 जनवरी 1950, ये एक महत्वपूर्ण तारीख है भारतीय इतिहास की। इस पे राष्ट्रगीत को स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रगान को भी स्वीकृत किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसी दिन चुना गया था। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम किया था। संविधान बनाने के लिए कुल 11 सेशंस को गठन किया गया। 60 देशों के संविधान का अभ्यास यहां किया गया था और इसके लिए जो कुल खर्चा आया था या कुल रुपए खर्च हुए थे वो थे 64 लाख रुपए। 24 जनवरी 1950 इस दिन भारतीय संविधान का आखिरी सेशन हुआ, लेकिन संविधान सभा को भंग नहीं किया गया और संविधान सभा पहली संसद गठित होने तक कार्यरत रही। जब जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावळणकर, जिन्हें हम गणेश वासुदेव मावळणकर के नाम से जानते हैं। जी.वी. मावळणकर इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो संविधान के स्रोत क्या क्या थे। भारत का संविधान जब लिखा गया तो इसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल्स थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इनके स्रोत को देखते हुए आपको यह जानना जरूरी होगा कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का था। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया था वो देखते हैं। इसमें से कुल 200 से ज्यादा प्रावधान हमने लिए थे
और इन 200 को या तो एज इट इज लिया गया था या थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन के साथ लिया गया था। सो भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया था, देखिए, एक संघीय व्यवस्था, दूसरा राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग, शक्तियों की वितरण की 3 अनुसूचियां, ये सब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया था, देखिए, क्योंकि भारत पर ब्रिटिशों का राज था और हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के आदी हो चुके थे, हैबिचुअल। इस वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय व्यवस्था जो है, वो हमने ब्रिटिशों से ली हुई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम जो है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो विधायी प्रक्रिया जो है वो भी हमने ली। नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट यानी राजाध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व का होना, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का जो हमारा प्रिंसिपल है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। इसके अलावा परमाधिकार की रीटे यानी रिट्स जो है, उसको हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है, इन्हें भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा अगर आगे देखें तो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, उसे देखिए। अमेरिका 1935 का कानून, ब्रिटेन का कानून और फिर अमेरिका का संविधान। यहां से हमने लिया मूल अधिकार। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है, वो हमने अमेरिका से लिया। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पदों से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग जो है, उसकी व्यवस्था भी हमने अमेरिका से ली। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद जो है, उसे भी हमने अमेरिका से ही लिया है। आगे अगर हम देखें तो आयरलैंड का संविधान जो है, वो भी काफी बड़ा स्रोत रहा है भारतीय संविधान का। इसे हमने क्या क्या लिया, इसे हमने लिया राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन करने का प्रणाली है या प्रोविजन है, उसे हमने आयरलैंड से लिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हमने आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को हमने आयरलैंड से लिया। इस तरीके से आयरलैंड से ये जो 3 विशेष प्रावधान है, उसे लिया गया था। और फिर कनाडा का संविधान। अब कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किसे किसे लिया, हमने जो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का संविधान है या प्रावधान है, उसे लिया था। इसके अलावा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है, उसे भी लिया था। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, उसे हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ हमें दिखाई देगा। और फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यानी वेस्टिंग रेसिड्यूअरी पावर्स इन सेंटर, ये जो प्रोविजन है, ये भी हमने यहीं से लिया था। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा और कुछ प्रिंसिपल्स लाइक स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया था। इसके साथ ही सदन के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। व्यापार, वाणिज्य और कम्युनिकेशन की जो स्वतंत्रता है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। इसके साथ ही जर्मनी का संविधान, यहां से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकाल की स्थिति में जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है, ये प्रक्रिया हमने जर्मनी से ली थी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने यहाँ दक्षिण अफ्रीका से लिया था और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली थी। सोवियत संघ के संविधान की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें दिखाई देते हैं, ये जो आदर्श है, ये हमने सोवियत संघ के संविधान से लिए थे।
और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमने वहीं से लिया था। आगे जापान के संविधान से हमने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रिंसिपल। इस तरीके से आज हमने क्या किया कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण रही, इनको हमने डिस्कस किया। इस तरीके से अब हम कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच चुके हैं। अब अगले सेशन में इसकी संरचना, इसकी विशेषता, इसमें क्या लिखा है, इनके क्या प्रिंसिपल्स है और इसकी क्या फिलॉसफी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं दीप्ति नायर आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले अपडेट के लिए कनेक्टेड रहिए पूर्वांचल IAS के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म।